हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस। अभी तक हमने देखा कि प्रेशर कैसे कैसे होता है, फ्लूइड में कैसे वेरी करता है। अब हम कुछ डिवाइसेस देखेंगे जो प्रेशर को मेजर करती हो। ठीक है, इनमें सबसे पहला है मैनोमीटर। मैनोमीटर एक्चुअल में क्या होता है? मैनोमीटर एक ट्यूब होती है, यूट्यूब वो नहीं जहाँ पे तुम वीडियोस देखते हो। एक यू शेप की एक ट्यूब होती है। जस्ट ऐसा समझ लीजिए कि ये ऐसे करके ये यू शेप की एक ट्यूब है, और इस यू ट्यूब के अंदर हमने पहले से भर रखा है एक लिक्विड या कोई फ्लूइड भर रखा है। लिक्विड बोलना तो गलत हो जाएगा, एक फ्लूइड इसके अंदर अपन ने पहले से भर रखा है। ठीक है, अब इस फ्लूइड को भरे हुए इस यूट्यूब को, अगर ये यूट्यूब इस फ्लूइड को कंटेन कर रही है, यही एक मैनोमीटर है। ठीक है, अब इसका यूज कैसे करते हैं? अभी एक मैनोमीटर आपने बना तो दिया, बड़ी सिंपल सी डिवाइस लग रही है, लेकिन इससे प्रेशर कैसे मेजर करेंगे? कुछ नहीं करना होता। मान लीजिए एक गैस चेंबर है और इसका मुझे प्रेशर मेजर करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस मैनोमीटर को उठाऊंगा और इससे अटैच कर दूंगा। यहां से जैसे ही अटैच करूंगा, अंदर का प्रेशर P है, तो इस ट्यूब के अंदर, ये तो ब्लैंक है, तो इसके अंदर का प्रेशर भी कितना हो जाएगा? P हो जाएगा। यहां का प्रेशर अगर P हो जाएगा, इस जगह का प्रेशर अगर P हो जाएगा, तो देखो ये वाला पॉइंट, यहां का प्रेशर P होगा, तो इस गैस के प्रेशर से ये वाला लिक्विड धीरे 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 ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगा। यहां से फोर्स लगेगा, यहां से लिक्विड ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगा और एक पॉइंट पर बैलेंस में आके रुक जाएगा। वो पॉइंट क्या होगा? वो पॉइंट यहां से हम समझ सकते हैं। यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल यहां पे है। ठीक है, इन दोनों सरफेसेस के, इसके ट्यूब के बीचों बीच कोई पार्टिकल लेते हैं। इस पार्टिकल को अगर मैं बाहर लाके देखूं, तो इस पार्टिकल पे हो सकता है कि फोर्स इधर लग रहा हो सकता है फोर्स इधर लग रहा हो, दोनों में से किधर भी फोर्स लग सकता है। अब यहां से देखता हूं कि अगर इस तरफ का प्रेशर ज्यादा है, इस तरफ का प्रेशर ज्यादा है, तो इधर से लगने वाला फोर्स ये ज्यादा हो जाएगा और इस पार्टिकल को उधर जाना पड़ेगा। अगर इस तरफ का प्रेशर ज्यादा हुआ, तो इस पार्टिकल को इधर जाना पड़ेगा। जिधर से फोर्स ज्यादा होता है वहां से कम फोर्स की तरफ ये मूव करेगा, या सॉरी ऐसा कह सकते हैं कि जिधर प्रेशर ज्यादा होगा वहां से कम प्रेशर की तरफ ये मूव करेगा। तो इनिशियली ये लेवल था, बिल्कुल मैनोमीटर देखो बिल्कुल लेवल है। जैसे ही मैंने इसको यहां से कनेक्ट करा, इस गैस के प्रेशर की वजह से इस पे एक फोर्स लगना स्टार्ट हुआ। यहां पे जो पार्टिकल्स थे वो अब उधर की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए, उधर की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए, तो इसने एक हाइट गेन करना स्टार्ट कर दिया। कुछ हाइट गेन करने के बाद में ये रुक जाता है, और रुकने का मतलब हो गया कि इस पे जो प्रेशर है वो दोनों तरफ से क्या है? इक्वल है, इक्वल फ्रॉम बोथ साइड, इक्वल फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से प्रेशर इस पॉइंट पर इक्वल है। अब इस पॉइंट से अगर मैं h हाइट तक चलूं, यहां से लेकर यहां तक चलूं, तो यहां का प्रेशर मैंने बोला है P, क्योंकि ये कौन सा है? ये सरफेस का अपर पॉइंट है। ये जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड का अपर सरफेस है ये। यहां पर प्रेशर P है, जो किसके बराबर होगा? कंटेनर का प्रेशर P है, तो ये तो गैस है, तो हर जगह पे प्रेशर कैसा हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो इसकी सरफेस पे प्रेशर क्या हो जाएगा? P। और यहां पे जितनी हाइट ये गेन कर रहा है उतनी ही हाइट ये गेन कर रहा है। इसका मतलब यहां का प्रेशर भी क्या होना चाहिए? यहां का प्रेशर भी क्या होना चाहिए? P होना चाहिए। तो मैं एक काम करूंगा, यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर इक्वल कर देता हूं। इसको मैं अगर P1 बोल दूं, इसको अगर मैं P2 बोल दूं, तो मैं कह सकता हूं कि P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? P2 हो जाएगा। P1 इक्वल टू P2 हो जाएगा। P1 की वैल्यू तो अपन ने पहले से P ले रखी है गैस चेंबर में, और P2, यहां पर P2 की वैल्यू क्या है? देखो ऊपर ये तो ओपन है, ओपन है, तो यहां से तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसकी इस वाली सरफेस पे प्रेशर कौन सा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो P इक्वल टू हो जाएगा P0 प्लस कितना नीचे है मैं? H हाइट तक। इसमें ये H हाइट तक चला गया, H हाइट तक चला गया है, तो यहां से लेके यहां तक H ट्रेवल करेंगे तो कितने का फर्क आ जाएगा? रो जी H। ये फाइनली प्रेशर हो जाएगा इस पॉइंट का। ठीक है, तो हमें यहां से एक्चुअल में इस गैस का प्रेशर मिल गया। इस गैस चेंबर का प्रेशर कितना था? P। तो इसकी अपर सरफेस तक प्रेशर की वैल्यू क्या रहेगी? P। ये यहां से शिफ्ट हो चुका है ऊपर, तो इसने H हाइट गेन करी है। यहां से मैंने दोनों को इक्विलिब्रियम करके देखा, यहां का प्रेशर P है तो यहां का भी P होगा, यहां का P होगा, तो अपन कहेंगे P इक्वल टू हो जाएगा P0 प्लस रो जी H। क्या बात क्लियर है क्या? इसे कहते हैं मैनोमीटर। किसी भी गैस चेंबर का अगर प्रेशर मेजर करना है तो इस डिवाइस का यूज कर सकते हैं। ठीक है।
एक चीज ध्यान रखनी होती है इसमें कि ये जो रो जी एच है, इसमें ये जो रो है ये किसकी डेंसिटी है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड फिल्ड इन ट्यूब। ट्यूब में जो फ्लूइड फिल करा है उस फ्लूइड की डेंसिटी है। अगर सोचिए कि इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, तो इतना ये जो रो जी एच है, ये प्रेशर डिफरेंस लेने के लिए इसको हाइट ज्यादा गेन करनी पड़ेगी। यहां से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। हमें पता है कि डेल्टा पी इक्वस टू होता है रो जी एच। जी तो कांस्टेंट है, डेल्टा पी हमें पता है, मुझे तो भाई यही तो मेजर करना है। मुझे क्या मेजर करना है? मुझे ये मेजर करना है कि इसका प्रेशर पी कितना है, इसका प्रेशर पी कितना होगा, पी नोट प्लस रो जी एच। ठीक है, ये मेरे पास प्रेशर आ गया पी नोट प्लस रो जी एच। अब ये जो रो जी एच है, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि रो की वैल्यू बहुत कम है तो एच की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, एच की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं फॉर मेजरमेंट वी नीड small devices suitable to use. So we need to use higher density fluid. हायर डेंसिटी फ्लूइड मुझे यहां पर यूज करना पड़ेगा। हायर डेंसिटी फ्लूइड यूज करूंगा तो एक्चुअल में मेरी जो हाइट गेन होगी, ये यूट्यूब की जो हाइट गेन हो रही थी यहां से लेके यहां तक, ये कम हो जाएगी। अदरवाइज हाइट बहुत ज्यादा हो सकता है कि ऊपर से भी निकल जाए। अगर तुम बहुत हल्का मटेरियल ले लो तो हाई प्रेशर पे वो दूसरी साइड से बाहर भी निकल सकता है। तो हमें बहुत ज्यादा, अगर मुझे प्रेशर ज्यादा मेजर करना है तो मुझे एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या है? वो ये है कि यहाँ पर जो लिक्विड में यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे जो फ्लूइड यूज कर रहा हूँ, उस फ्लूइड की डेंसिटी जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मर्क्यूरी। क्लियर है? मर्क्यूरी की रिलेटिव डेंसिटी होती है 13.6, इसका मतलब 1360, सॉरी 13.6 से 13,000 वो डेंसिटी है। क्या ये बात समझ में आई? क्या मैनोमीटर की वर्किंग समझ में आ गई? क्या मैनोमीटर क्या होता है? एक यू ट्यूब होती है जिसे अपन यूज करते हैं टू मेजर प्रेशर ऑफ गैस चेंबर। तो किसी भी गैस चेंबर का प्रेशर अगर मुझे मेजर करना है तो मैं मैनोमीटर का यूज करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं मैनोमीटर के ऊपर। ये यूट्यूब है, ये भी तो एक मैनोमीटर ही हो गया। अब इस मैनोमीटर से हम फ्लूइड की डेंसिटी भी चेक कर सकते हैं। कैसे? यहां पे तो अपन ने दे ही रखी है। हालांकि देखिए, एक फ्लूइड पहले भरा हुआ था जो इक्वल था, इनिशियल शेप मैंने तुम्हें बता रखी है किस तरह की होती है। इसके बाद इसमें एक 20 सेंटीमीटर तक मैंने कुछ फ्लूइड फिल करा जिसकी रिलेटिव डेंसिटी है रो इक्वल टू 2.72। इतनी डेंसिटी का फ्लूइड मैंने 20 सेंटीमीटर तक की हाइट पे इस पे फिल करा। जैसे जैसे फिल करता गया, यहाँ पे इस फ्लूइड की वजह से प्रेशर इंक्रीज हुआ तो यहाँ से फ्लूइड फ्लो होकर किधर की तरफ चलने लगा, इधर की तरफ, और इसने इतनी हाइट गेन कर ली। इसे मैं बोल देता हूं x। इसने कितनी हाइट गेन कर ली? x हाइट गेन कर ली। हमसे पूछा गया है कि भाई ये वाली हाइट क्या होगी? अगर इन दोनों को मैं इक्वल करके देखूं तो ये वाली हाइट h क्या होगी? तो देखो कैसे इसको मेजर करेंगे अपन। सबसे पहले तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई यहां का प्रेशर अगर P1 है, इन दोनों सरफेस के बीच का प्रेशर अगर P1 है, तो इसके बिल्कुल पैरेलल यहां पे अगर लेके आओ तो यहां का प्रेशर भी क्या होगा? यहां का प्रेशर भी P1 के बराबर ही होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये अगर P1 बोलता हूं, ये P2 बोलता हूं, तो P1 इक्वल टू किसके होना चाहिए? P2 के। क्या ये बात क्लियर होगी? क्या यहाँ का प्रेशर P1 बोला और इसी के सेम इक्वल लाइन पे मैंने अगर P2 बोला है तो P1 इक्वल टू किसके होना चाहिए? P2 के। क्योंकि जब ये मूव करना रुक जाता है तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना हो गया? 0। इधर का प्रेशर दोनों कैसे हो गए? इक्वल। यहां से h हाइट जाऊंगा, प्रेशर में चेंज सेम होगा, यहां से h हाइट जाऊंगा, प्रेशर में चेंज सेम होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर तुम कभी भी ऐसा देखो कि किसी भी ट्यूब में या किसी भी जगह पे एक सेम फ्लूइड है, यहां पे दूसरा हो सकता है, यहां पे तीसरा हो सकता है, लेकिन सेम फ्लूइड में तुम एक लाइन ड्रॉ कर दो इस तरीके से, तो यहां का प्रेशर कैसा होगा? सेम होगा। यहां का प्रेशर कैसा होगा? सेम होगा। क्योंकि अब ये अगर मूव नहीं कर रहा है, तब की बात कर रहा हूं,
जब ये मूव नहीं कर रहा है तो इस पॉइंट से h हाइट इधर चलता हूं, h हाइट इधर चलता हूं, प्रेशर में चेंज सेम होता है। और हमें पता है कि अगर मूव नहीं कर रहा है तो एंड पॉइंट पे डेफिनेटली कोई मोशन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, कोई प्रेशर का डिफरेंस नहीं है। तो यहां से इस जगह का प्रेशर P1 आता है, इस जगह का प्रेशर अगर मान लो P2 है तो मैं कहूंगा P1 इक्वल टू P2 है। ठीक है, P1 की वैल्यू क्या होगी, यहां का प्रेशर तो P0 है और यहां का प्रेशर इसमें भी क्या है, P0 है, ये कहीं से कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड है। तो यहां का P0 है, यहां का P0 है। अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूं P1 की तो P1 इक्वल टू हो जाएगा P0 प्लस रो जी एच, P0 प्लस रो जी एच। तो P0 प्लस रो की वैल्यू कितनी है 2.72 इंटू 10 टू पावर 3, ये रो हो गया, इंटू जी की वैल्यू कितनी है 10 इंटू एच, एच कितना है 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, ये तो किसकी वैल्यू होगी P1 की। सिमिलरली अगर मैं यहां से P2 की वैल्यू लिखना चाहूं तो P2 इक्वल टू हो जाएगा P0 प्लस एक्स इंटू रो इंटू जी। तो इसका रो कितना दिया हुआ है, सेकंड वाले का रो नहीं दिया हुआ, तो इसे मर्क्यूरी ही ले लो। ये कितना है 13.6, तो ये हो जाएगा 13.6 इंटू, एक काम करते हैं थोड़ा कैलकुलेशन आसान रहे इसलिए इसको कर लेते हैं 5. 44, ठीक है 5.44, ये इसकी डेंसिटी है। तो यहां से मैं कह सकता हूं P1 इक्वल टू है P1 P0 प्लस दिस, इतना डिफरेंस है, P0 प्लस दिस इक्वल टू P1, तो P0 प्लस दिस इक्वल टू P1। P2 इधर से देखूंगा तो P0 प्लस दिस, तो P0 प्लस रो की वैल्यू कितनी है 5.44 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू जी कितना है 10 इंटू एच की वैल्यू क्या है x। ये है P1 एंड P2, और मुझे पता है कि P1 और P2 आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल होंगे तो डेफिनेटली इनको आधा तो मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूं, इन दोनों को जैसे ही इक्वल रखूंगा P0 से P0 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से मैं लिख सकता हूं 2.72 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 इक्वल टू होना चाहिए 5.44 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू 10 इंटू एक्स। भाई 10 से तो 10 कैंसिल हो गया, 10 टू पावर 3 से 10 टू पावर 3 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 को इधर ले जाऊंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू यहां से यहां तक x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आती है, और ये टोटल कितना है 20 है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। क्या इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। मैनोमीटर पे इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, या तो गैस चेंबर का प्रेशर अपन फाइंड कर लेंगे, या अलग अलग मटेरियल्स को इसमें फिल करके ये देखेंगे कि कौन कितनी हाइट गेन करता है। क्या बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो एक ही पेज में हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहले इसमें फ्लूइड भरा हुआ था, तीनों की डेंसिटी यहां पे लिखी हुई है, फ्लूइड भरा हुआ था। मैंने इस मैनोमीटर में पहले बी फ्लूइड को इंटर कराया, और कितनी हाइट तक 5 तक, और फिर ए को इंटर कराया कितनी हाइट तक 10 तक, और मुझसे पूछा गया कि भाई इसमें कितना चेंज आया होगा, इसमें कितना चेंज आया होगा। तो मैं तो एक ही चीज करता हूं भाई, मुझे ये पता है कि जब ये रुक गया फ्लो होना तो डेफिनेटली इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर दोनों कैसे है सेम है। तो इधर से प्रेशर मेजर करूंगा, इधर से प्रेशर मेजर करूंगा, इक्वल कर दूंगा। तो यहां से प्रेशर को मैं बोल देता हूं P1, यहां से प्रेशर को मैं बोल देता हूं P2, और यहां पे एक इक्वेशन लिख देता हूं कि भाई P1 इक्वल टू किसके होना चाहिए P2 के होना चाहिए। क्या इस बात में कोई बुराई है क्या। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। P1 की वैल्यू अगर रखनी है तो यहां का प्रेशर P0 है, यहां का प्रेशर भी P0 है, यहां P0 प्लस रो जी H1 प्लस रो जी H2। क्या ये बात क्लियर है। P0 से रो जी H1 चलूंगा, फिर रो जी H2, तो यहां पे P1 इक्वल टू लिखा जाएगा P0 प्लस रो जी H1, रो कितना है रो A इंटू जी इंटू एच ए, प्लस रो B इंटू जी इंटू एच बी, ये अपने पास P1 है। सिमिलरली P2 क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा, यहां पे तो P0 है, और P0 से कितनी हाइट है H0 मैंने मानी है, तो यहां पे P2 इक्वल टू आ जाएगा P0 प्लस
एच नॉट इंटू जी इंटू रो की वैल्यू कितनी यहां पर 13.6, ये हो गया। लीजिए ये दो इक्वेशन है, दोनों इक्वल होंगी तो पी नोट से पी नोट तो कैंसिल हो जाएगा। दोनों की वैल्यूज रख के मैं यहां पे फाइंड करने की कोशिश करूंगा। अभी रो की वैल्यू कितनी है 2.72 इंटू जी कितना है 10 इंटू एच कितना है 10 प्लस 5.44 इंटू जी कितना है 10 इंटू एच कितना है 5 इक्वस टू होना चाहिए एच नोट इंटू जी इंटू 13.6। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले तो मैं जी से जी सबका कैंसिल करने वाला हूं और यहां पे ये आ जाएगा 27.2 और 5.44 इंटू 5 करेंगे ये भी आ जाएगा 27.2। तो 27.2 प्लस 27.2 कितना हो जाएगा 27 प्लस 27, ये अगेन आ जाएगा 54.4 इक्वस टू एच नोट इंटू 13.6। तो क्या एच नोट की वैल्यू पता कर सकते हैं, यहां पे आसानी से पता कर सकते हैं। एच नोट इक्वस टू आ जाएगा 13.6 अपॉन में 54.4। ये एच नोट की वैल्यू आ गई यहां पे। क्या बात क्लियर है क्या? एक YouTube है, इस YouTube में हमने एक पहले से फ्लूइड भर रखा था, इसके ऊपर एक फ्लूइड भर दिया, दो फ्लूइड भर दिया, ऐसे 2 3 4 5 कुछ भी भर दूं, मेरे को कोई बहुत ज्यादा टेंशन है नहीं, मैं इजीली ऐसे फाइंड आउट कर सकता हूं। क्या बात क्लियर है? चलिए, तो यहां से हमें एक चीज तो पता चल गई कि भाई जरूरी नहीं कि एक YouTube के अंदर आपने जैसे फ्लूइड रखा अब वो फ्लूइड हमेशा हमेशा लेवल में आए। ये डिपेंड करता है कि फ्लूइड की डेंसिटी क्या है। इस वाले की डेंसिटी ज्यादा है तो देखो ये कम हाइट पे रुक गया, ये ज्यादा हाइट तक इसको मेंटेन कर रहा है। तो फ्लूइड जब सेम होते हैं तभी वो एक लेवल में आते हैं। अगर अलग अलग फ्लूइड आपने ले लिया तो ये इस तरीके से डिफरेंस पे रहेगा, ठीक है ना, और वो डिफरेंस अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। एक चीज और खास ध्यान रखना, मैं ये नहीं कर सकता सेम फ्लूइड में, मैं हमेशा सेम फ्लूइड में इक्वल प्रेशर लेता हूं, मैं ये नहीं कर सकता कि यहां से लेके यहां तक का प्रेशर इक्वल डिसाइड कर दूं, ये मैं नहीं कर सकता हूं, ये गलत हो जाता है। दो डिफरेंट फ्लूइड के अंदर आप सेम पॉइंट्स पर सेम प्रेशर डिसाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर मुझे ये तो पता है कि बॉटम का प्रेशर क्या है, सेम है, तभी शिफ्ट नहीं हो रहा है। लेकिन यहां से यहां तक एच जाऊंगा तो एक फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, और यहां से यहां तक जाऊंगा तो कुछ दूर तो वही फ्लूइड है, लेकिन अगेन नेक्स्ट में कोई अदर फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी कम है। डेंसिटी कम है तो उसका हाइट गेन ज्यादा हो जाएगा और यहां पे अपनी वैल्यूज डिफर कर जाएगी। ठीक है, तो मैनोमीटर पे क्वेश्चंस कर सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट डिवाइस अपना बैरोमीटर है। नेक्स्ट डिवाइस क्या अपना बैरोमीटर, इसको एक बार लिख लीजिए भाई। देखिए नेक्स्ट डिवाइस अपनी है बैरोमीटर। ठीक है, प्रेशर मेजरमेंट की जो सेकंड डिवाइस है वो है बैरोमीटर। बैरोमीटर, ठीक है, बैरोमीटर क्या होता है, किस यूज में आता है? देखिए बैरोमीटर तो बहुत ही सिंपल डिवाइस है और ये सिर्फ एक ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब होती है। एक टेस्ट ट्यूब को आप उल्टा कर दो और ये बन गया अपना बैरोमीटर। लेकिन इसको यूज करने का एक तरीका होता है, इसको यूज करने का एक तरीका होता है। मैं एक बार डिवाइस बना देता हूं सिर्फ यहाँ पे। ये जो टेस्ट ट्यूब होती है यही एक बैरोमीटर है, ये टेस्ट ट्यूब ही एक बैरोमीटर है, लेकिन इसको यूज करने का एक तरीका होता है। देखिए एक मैं कंटेनर लेता हूं, इस कंटेनर में इस तरीके से लिक्विड भरा हुआ है। सबसे पहले मुझे इस बैरोमीटर को इसके अंदर इस तरीके से प्लेस कर देना है ताकि इसके अंदर की पूरी एयर निकल जाए और इसके अंदर तक ये फ्लूइड जो है वो इसके अंदर तक चला जाए। अब इसको आपको यहां से ये कॉर्नर पकड़ के उठाना है, इस वाले कॉर्नर को डिप करके रखना है और इस वाले को पकड़ के उठाना है। तो नेक्स्ट सिचुएशन में ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये लिक्विड है अपना, नेक्स्ट सिचुएशन में ये कुछ इस तरीके से दिखेगा और यहां से लेके यहां तक इसमें लिक्विड भरा हुआ होगा। ठीक है, जब ये ऐसे था तो पूरे तरीके से इसमें लिक्विड भर चुका था। अब जैसे ही इसको उठा के ऐसे किया गया तो ड्यू टू प्रेशर, देखो यहां पर प्रेशर कितना है पी नोट, ठीक है, और यहां का प्रेशर कितना है जीरो प्रेशर, यहां का प्रेशर कितना है जीरो। तो ये वाला जो फ्लूइड है ये धीरे 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 नीचे आता है
यहाँ का प्रेशर मैं कहूंगा 0 इंटू रो जी एच, 0 प्लस रो जी एच। तो रो जी एच, अब देखिए पहले ये कॉलम ज्यादा बड़ा था, यहां तक फ्लूइड भरा हुआ था, यहाँ का प्रेशर ज्यादा था। इस पॉइंट पे अगर देखूं तो ये हाइट ज्यादा होने की वजह से यहाँ का प्रेशर ज्यादा था, यहाँ का प्रेशर कम था। यहाँ का कितना है पी नोट, यहाँ का कितना है पी नोट। तो ये वाला फ्लूइड क्या करता है, इस पे एक प्रेशर अप्लाई करता है, यहां से ऊपर की तरफ भी प्रेशर लगता है, और ये पार्टिकल किधर मूव करेगा, उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में प्रेशर लेस होगा। तो जब ये पूरा फिल है तो पी नोट कम होता है, इसका प्रेशर ज्यादा होता है, तो ये धीरे 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 फ्लूइड नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है, और तब तक ये चलता रहेगा जब तक इस पॉइंट पर प्रेशर पी नोट ना हो जाए। ठीक है, जब इस पॉइंट पर प्रेशर पी नोट हो जाएगा, इस पॉइंट पर प्रेशर पी नोट हो जाएगा, तो ये नीचे नहीं आ सकता, ना ही ये ऊपर जा सकता, ये फ्लूइड यहां पर होल्ड हो जाएगा। तो व्हेन fluid stops moving then P नोट, ये वाला P नोट है और ये वाला भी कितना है P नोट है, तो यहां से P नोट इक्वस टू, अब यहां का प्रेशर P नोट, यहां का प्रेशर P नोट है, ये मुझे पता है। क्या मैं इस वाले के रेफरेंस से पता कर सकता हूं, यहां का प्रेशर P इक्वस टू कितना है 0 है, और यहां से यहां तक चेंज इन प्रेशर कितना है डेल्टा P इक्वस टू रो जी एच है। तो मैं कह सकता हूं कि P प्लस डेल्टा P इक्वस टू क्या हो गया आपकी बार P नोट, और P नोट इक्वस टू ये P तो कितना है 0 प्लस डेल्टा P कितना है रो जी एच। तो यहां से P नोट जो है वो रो जी एच के इक्वल आया, ये इंपॉर्टेंट है। तो एक बैरोमीटर से मैंने क्या करा, उसको पूरा पहले डिप कर दिया पानी में इस तरीके से कि उसमें कोई भी एयर बबल ना रहे। इसके बाद मैंने इसको धीरे धीरे ऊपर उठाया, जैसे ही ऊपर उठाया इसकी हाइट h थी, h हाइट थी, तो h हाइट की वजह से कुछ प्रेशर था। इस पॉइंट पर देखा तो इस h हाइट का प्रेशर ज्यादा था, P नोट का प्रेशर कम था, और ऐसा कंपलसरी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि फ्लूइड की डेंसिटी क्या है, क्योंकि ये वाला प्रेशर तो P नोट ही रहना है। ये वाला h हाइट पे रो जी एच की वैल्यू अगर P नोट से ज्यादा है तभी ये फ्लूइड डाउन आएगा, और यहां पर 0 रह जाएगा, ये रो जी एच रह जाएगा, और 0 प्लस रो जी एच की वैल्यू P नोट के इक्वल हो जाएगी। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो यहां पे अपन लिख देते हैं कि बैरोमीटर इज यूज्ड टू कैलकुलेट और मेजर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की वजह से जो प्रेशर है उसको मेजर करने के लिए ये डिवाइस यूज में ली जाती है। ठीक है, सेकंड, हम इस बैरोमीटर में जो फ्लूइड लेते हैं उसकी डेंसिटी ज्यादा लेते हैं। इसका रीजन क्या है, देखिए अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो हाइट गेन जो टेस्ट ट्यूब के अंदर होगा वो कम होगा, और कम हाइट गेन में अपन रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कहूंगा हाई डेंसिटी फ्लूइड is used in this टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब में अपन क्या करते हैं, हाई डेंसिटी फ्लूइड को यूज करते हैं। अच्छा ये बताइए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बोले सर मेजर किया हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बार बार क्यों मेजर करना। जैसे जैसे हम अलग अलग प्लेसेस पे जाते हैं अर्थ पे, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो अगर मैं हाइट पे जाऊंगा तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग होगा, अगर मैं कहीं गर्म एरिया में जाऊंगा वहाँ का प्रेशर अलग होगा, ठंडे एरिया का प्रेशर अलग होगा। तो हर जगह पे प्रेशर का डिफरेंस वेरी करता रहता है, और इसी प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम यूज लेते हैं बैरोमीटर। क्या बात क्लियर है? तो ये बैरोमीटर डिवाइस है, ठीक है, और किस तरीके से यूज लेना है वो चीज तो देख लो। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि भी बैरोमीटर जब मैं यूज करूंगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, एटमॉस्फेरिक होता है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मुझे मेजर करना है बैरोमीटर से, और मैं मटेरियल लेता हूं मर्क्यूरी, Hg लेता हूं Hg, तो हाइट कितनी होगी ये क्वेश्चन मार्क है। कितनी हाइट पे मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड होगा, तो चलिए देखते हैं। मैंने मर्क्यूरी का एक पॉट लिया और इसके अंदर बैरोमीटर
डिवाइस जो है वो इन करवा दी, तो इसमें यहाँ तक मर्क्यूरी आ गई और ये हाइट है h। तो मैं कहूँगा P नॉट इक्वस टू 0 प्लस रो जी एच, बार बार जीरो नहीं लिखे तो बेहतर रहेगा, तो P नॉट इक्वस टू रो जी एच। P नॉट की वैल्यू कितनी है 1.013 इंटू 10 टू पावर 5 इक्वस टू रो कितना है 13.6 इंटू 10 टू पावर 3, साथ में g कितना है 10 इंटू एच। अगर मुझे h पता करना है तो यहाँ से 10 टू पावर 4 तो कैंसिल हो गया और h इक्वस टू आ जाएगा, यहीं पे अपन देखेंगे कि h इक्वस टू आ जाएगा 13.6 को उधर भेज देता हूँ, 10 ऑलरेडी वहाँ पे है तो आ जाएगा 10.13 अपॉन 13.6 और h की वैल्यू आ जाती है 0.76 मीटर, 0.76 मीटर। इतना हाइट आया है किसका, मर्क्यूरी का। ठीक है, तो इसे हम ऐसे भी बोलते हैं कि 0.76 मीटर, 0.76 मीटर को 0.76 मीटर को लिखा जा सकता है, अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये वाला कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर में और ये लिखा जाएगा 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर। तो इसे लिखा जा सकता है कि अगर मर्क्यूरी की फॉर्म में मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताना चाहूं, किसकी फॉर्म में, हाइट ऑफ कॉलम ऑफ मर्क्यूरी की फॉर्म में, तो मैं लिखूंगा 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये भी प्रेशर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। तो जब मैं Hg का यूज करता हूं तो इसकी हाइट आती है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, क्या मैं इसे वाटर से भी यूज कर सकता था क्या, वाटर यूज कर सकता था क्या मर्क्यूरी की जगह, तो इसको भी देख लेते हैं। if water is used in a barometer, if water is used in a barometer, then height of column, हाइट ऑफ कॉलम क्या अचीव होगी। तो देखो मैं कंटेनर बना देता हूं, इसमें एक बैरोमीटर डाल देते हैं, वही काम अपना, और ये जो फ्लूइड है ये इसके अंदर है, और अब की बार वाटर है, वाटर है तो डेफिनेटली एच हाइट गेन करेगा। कितनी हाइट गेन करेगा, एच हाइट, और ये कितनी भी हो सकती है भाई, अपने अच्छी खासी लेंथ का बैरोमीटर है, तो मैंने कहा एच हाइट गेन कर रहा है तो डेफिनेटली पी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो जी एच। पी नॉट इक्वल टू हो गया रो जी एच, तो पी नॉट की वैल्यू होती है 1.013 इंटू 10 टू पावर 5 इक्वल टू रो 10 टू पावर 3 इंटू जी कितना है 10 इंटू एच, तो 10 टू पावर 3 से ये कैंसिल हो गया, ये 10 टू पावर 4, और पी नॉट तो हो गया, एच की वैल्यू फाइंड करनी, एच इक्वल टू आ जाएगा 10.13 मीटर। भाई देख लो क्या डिफरेंस है। तो अगर मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना है किसके थ्रू, वाटर के थ्रू, तो डेफिनेटली इसके कॉलम की हाइट कितनी आएगी 10.13 मीटर ऑफ वाटर, जो बहुत ज़्यादा हाइट है, बहुत ही ज़्यादा हाइट है। तो बैरोमीटर को ये यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा बैरोमीटर चाहिए मेरे को, और वही अगर मेरे पास 1 मीटर का भी बैरोमीटर है तो मैं उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेक कर सकता हूँ इजीली बाई Hg। ठीक है ना, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। क्या बात क्लियर हो गई। चलिए देखो, ये रहा, सबसे पहले हमने देखा है बैरोमीटर क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, ये इसके बारे में कुछ 2 बातें लिखी अपन ने। नेक्स्ट अपन ने एक क्वेश्चन करा है कि अगर मर्क्यूरी में यूज करूं, अगर मैं मर्क्यूरी यूज करूं तो उसकी हाइट क्या होगी, तो हाइट ऑफ कॉलम ऑफ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी की कितनी हाइट होगी, और इसके बाद हमने वाटर को अगर यूज करा तो कितनी हाइट होगी। ये सारी चीजें अपन ने देखी है। क्या बात क्लियर है। चलिए, ये है बैरोमीटर। ठीक है, जैसे अपन ने मैनोमीटर पढ़ा, ये बैरोमीटर है। इसका भी बड़ा सिंपल सा यूज है कि फ्लूइड के अंदर मिक्स करो और इसको सेट करो। नेक्स्ट अपना टॉपिक है बायन्से फोर्स। क्या होता है बायन्से फोर्स, देखिए, इट इज force applied
on an object by surrounding fluid due to pressure difference। प्रेशर डिफरेंस की वजह से फ्लूइड की सराउंडिंग की वजह से लगने वाला फोर्स। कैसे लगता है ये फोर्स? अगर मैं ऐसा कहूं कि ये कंटेनर है, इसके अंदर कोई एक, इस कंटेनर के अंदर कोई एक इस तरह का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये कंटेनर ऐसे भरा हुआ है, होगा क्या? इस जगह पे प्रेशर P1 है और इस जगह का प्रेशर P2 है। ऊपर वाले एरिया पे लगने वाला प्रेशर कितना है? P1 और यहाँ का प्रेशर कितना है? P2। और हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे मैं डेप्थ में जाता हूं प्रेशर इंक्रीज होता है। प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज होता है। और अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली ये वाला प्रेशर ज्यादा होगा, ये वाला प्रेशर कम होगा। तो ज्यादा प्रेशर की वजह से लगने वाला फोर्स भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहां से जो फोर्स लगेगा F2, इस वाले से लगने वाला फोर्स F2 होगा, इस वाले से लगने वाला फोर्स F1 होगा। साइड में से भी फोर्स लगेंगे ये, लेकिन इक्वल होंगे। ये कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो यहां से F2 है, यहां से F1 है। मैं कह सकता हूं कि F2 इज ग्रेटर देन F1 और इन दोनों के डिफरेंस से जो फोर्स लग रहा है, दिस इफेक्टिव फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट जो इफेक्टिव है फोर्स इज कॉल्ड बायन्से फोर्स। बहुत पहले की बात है, हमने काफी समय ऑब्जर्व किया कि भाई जब भी किसी फ्लूइड में किसी ऑब्जेक्ट को हम इन करते हैं, डिप करते हैं, तो उसका वेट बहुत हल्का हो जाता है। इवन जब मैं एक बकेट पानी निकालना चाहता हूँ तो बाल्टी को जैसे ही पानी में डिप करता हूँ और अंदर पानी के अंदर खींचता हूँ, बहुत स्मूथली मैं उसको खींच सकता हूँ, बहुत कम फोर्स लगाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वहाँ से बाहर निकलती है मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो मुझे एक डिफरेंस फील होता है कि भाई जब तक ये पानी के अंदर था इस पे लगने वाला फोर्स कम था, मैं कम फोर्स लगाकर भी इसको बाहर निकाल सकता था, और जैसे ही बाहर निकाला ये बहुत हैवी हो गई, इसका वेट बहुत ज़्यादा हो गया। तो उसका रीज़न ये है कि इस बकेट पे ऊपर से प्रेशर हमेशा P1 होता था, नीचे से प्रेशर P2 होता था। उसकी वजह से नीचे से एक ऊपर की तरफ फोर्स लगता था हमेशा फ्लूइड की वजह से, और इसे बोलते हैं बायन्से फोर्स। इस फोर्स की कैलकुलेशन सबसे पहले आर्किमिडीज ने बताई। आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट थे, और ऐसी एक कहानी है कि एक बार वो इसी पे काफ़ी डेप्थ में विचार कर रहे थे कि भी ये जो फोर्स है ये कितना होता होगा, इस फोर्स की क्वांटिटी कितनी होगी, इसका मेजरमेंट का कोई फिक्स तरीका क्या हो। तो इसी पे विचार कर रहे थे और अपने घर गए, घर जाकर थोड़ा आराम कर रहे थे। तो आराम करके फिर बाथरूम गए, और बाथ टब में वो नहाया करते थे। तो जैसे ही वो बाथ टब पूरा पानी से भरा हुआ था, जैसे ही वो पानी के अंदर बाथ टब में उतरे तो उनके जाने की वजह से कुछ पानी बाहर गिर गया, और ये बात देख के उनके दिमाग में एक ख्याल आया, और इसलिए कि वो ख्याल कहीं धूमिल ना हो जाए, 2 सेकंड के लिए भी मेरे दिमाग से गायब ना हो जाए, वो वहाँ से जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में भागे, और भाग के सीधा अपने लैब पहुँचे, और लैब पहुँच के उस पर उसी स्थिति में एक्सपेरिमेंट किए, और फिर ये रिजल्ट निकल के आया कि भाई जैसे ही मैं इस सिस्टम को इसके अंदर डिप करता हूँ तो जितना वाटर ये डिस्प्लेस करता है अपनी जगह बनाने के लिए, उसी वाटर के वेट के बराबर इस पे फोर्स लगता है। ठीक है, तो एक शेर है कि उसे तो उसकी हायर डेंसिटी ने डुबाया, पानी में कहाँ दम था। उसे तो उसकी हायर डेंसिटी ने डुबाया, पानी में कहाँ दम था। वो डूबा क्योंकि वाटर डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट का वजन खुद ऑब्जेक्ट से कम था। समझ में नहीं आया? तो आएगा जब तुम बायन्से फोर्स समझ जाओगे तो ये बात भी तुम्हें समझ में आएगी। है क्या? इस पे ऊपर की तरफ F2 फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ F1 फोर्स लग रहा है, एक नेट रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है जिसे मैं लिख सकता हूं F नेट इक्वल्स टू F2 माइनस F1।
और इस फोर्स को ही हम बोलते हैं बायनसे फोर्स। क्लियर है? तो अब हम नेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं कि बायनसे फोर्स जो है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, अमाउंट कितना होता है और किन किन रीजन से ये अफेक्ट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज देखते हैं। सबसे पहले तो एक एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं। ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में यहां तक फ्लूइड भरा हुआ है और यहां पे मैंने एक इस तरह का क्यूबिकल शेप वाला ऑब्जेक्ट यहां पे रख दिया। ठीक है, इसका मास m है, तो इस पे नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है mg। नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है mg। इस mg फोर्स की वजह से ये नीचे जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर जगह पर अगर इसको रोक के देखूं तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा? देखो, क्योंकि ये यहां पे ये वाली सरफेस का प्रेशर P1 है और ये वाला प्रेशर कितना है? P2। तो P1 की वजह से इस पे एक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, इधर से भी कुछ फोर्स लगेगा, इधर से भी कुछ फोर्स लगेगा, लेकिन दोनों इक्वल लाइन पे है तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कट कर देंगे। इसी तरीके से इधर से भी फोर्स लगेगा, इधर से भी फोर्स लगेगा, लेकिन अगेन जैसे ही मैं कहूंगा कि ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के चारों तरफ अगर मैं शेप बनाऊं तो इनसे सारे लगने वाले फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, क्योंकि यहां पर प्रेशर चारों तरफ इक्वल है। किसी भी एक पॉइंट के चारों तरफ प्रेशर इक्वल है, तो सिर्फ प्रेशर डिफरेंस कहां पे होगा? अपर सरफेस और लोअर सरफेस पे। देयर इज ओनली pressure difference, there is only pressure difference between upper and lower surface। अपर और लोअर सरफेस के बीच में प्रेशर डिफरेंस है। क्योंकि मैं प्रेशर डिफरेंस को किस वे में देख रहा हूं वो समझने की कोशिश कीजिए। मैं इस लाइन में लगने वाला फोर्स देख रहा हूं तो ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस देखूंगा। मैं इस लाइन में लगने वाला फोर्स देखूंगा तो मैं ये सरफेस और ये सरफेस देखूंगा। तो इस लाइन की जब बात करूंगा तो इनमें कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं है। जब इसके और इसके बाद में बात करूंगा तो भी कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं, लेकिन जब इस लाइन की बात करूंगा तो यहां पर एक प्रेशर डिफरेंस है। तो ऊपर वाले का प्रेशर है P1, नीचे वाले पॉइंट का प्रेशर है P2। तो मैं यहां से लिख सकता हूं P1 अपर सरफेस है, P2 लोअर सरफेस है। P2 क्या है? लोअर सरफेस। तो यहां से P2 माइनस P1 कैन बी रिटन एज रो जी एच। अगर इसकी हाइट h है, अगर इसकी हाइट क्या है? h, तो P2 माइनस P1 कैन बी रिटन एज रो जी एच। अब देखो, P2 की वजह से नीचे से लगने वाला फोर्स है F2, ऊपर से लगने वाला फोर्स है F1। तो मैं देखता हूं कि F2 माइनस F1 इक्वस टू कितना होगा? यही तो है बायनसे फोर्स। तो F2 माइनस F1 इक्वस टू होता है FB। बायनसे फोर्स इक्वस टू हो जाएगा फोर्स 2 माइनस फोर्स 1। फोर्स 2 माइनस फोर्स 1, फोर्स 2 को लिखूंगा तो P2 इंटू ए माइनस P1 इंटू ए इक्वस टू है FB। P2 माइनस P1 को एक साथ लिखूं तो बाहर आ जाएगा A और ये क्या हो गया? FB। और P2 माइनस P1 लिखा जा सकता है रो जी एच इंटू ए इक्वस टू हो जाएगा FB। इधर आ जाते हैं तो मैं कह सकता हूं FB इक्वस टू रो जी एच इंटू ए। एच तो हाइट है और ए एरिया है, तो इस क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा रो जी वी। और यही है बायनसे फोर्स। यहां पर रो, ये डेंसिटी किसकी है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है भाई, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। और V क्या है? V है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इस चीज को समझते हैं कि भाई आया क्या है? अपर सरफेस P1 है, लोअर सरफेस P2 है। P2 माइनस P1 किसके बराबर होता है? रो जी एच के बराबर होता है। लगने वाला नेट फोर्स कितना है? F2 माइनस F1, और ये किसके बराबर है? FB के बराबर है। बायनसे फोर्स की इक्वेशन लिखता हूं तो F2 माइनस F1, F2 कितना है? P2A माइनस P1A। यहां पर P2 माइनस P1 करा, A करा, साथ में रो जी एच इंटू ए, और ये रो जी एच इंटू ए ये मिला के बन जाता है V। मिला के क्या बन जाता है? V। V किसका? ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम। अब इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हैं। मैं कहता हूं कि भाई FB बायनसे फोर्स की वैल्यू आई है रो जी वी। रो किसकी डेंसिटी है?
फ्लूइड की, रो किसकी डेंसिटी है, फ्लूइड की। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि भाई लगने वाला बायन फोर्स किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो मैं कहूंगा भाई डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करेगा, और ये वॉल्यूम किसका है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। ऑब्जेक्ट जो आप इसमें डिप कर रहे हो उसका वॉल्यूम क्या है उस पर डिपेंड करेगा। और जी तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। क्या विदाउट जी बायन फोर्स पॉसिबल है क्या, विदाउट जी तो बायन फोर्स कैसे लगेगा बताओ। ये जो प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू ग्रेविटी। प्रेशर किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी नहीं है तो बायन फोर्स का कोई रोल रहेगा नहीं, ठीक है। तो एफ बी इक्वल टू है रो जी वी। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करता है, इसका मतलब जिस फ्लूइड में आप हो उसकी डेंसिटी ज्यादा है तो बायन फोर्स की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, जो वॉल्यूम आप डिप कर रहे हो इसका अमाउंट ज्यादा है तो बायन फोर्स की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। यहां पे एक लाइन लिखना चाहता हूं कि बायन फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की शेप पे भाई ये डिपेंड नहीं करता है। आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह का है, आपने इसकी शेप को चेंज करा, बोला इस तरह का बना दूं, इस तरह का बना दिया आपने, ठीक है। इसकी शेप को चेंज करके आपने इस तरह का बना दिया, आपने इसकी शेप को चेंज करके बहुत पतला और लंबा इस तरह का बना दिया। अब आप पूछना चाहते हैं कि भैया ये मेरे पास सेम मास है, सेम डेंसिटी है, सेम वॉल्यूम है, एक ही स्ट्रक्चर, इसके मैंने 4 शेप बना दिए, अगर इनको मैं फ्लूइड में डिप करवाऊं तो कौन से पे बायन फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी, कौन से पे कम होगी। तो हम कहेंगे भाई इसका वॉल्यूम v है, इसका वॉल्यूम v है, इसका वॉल्यूम v है, इसका वॉल्यूम भी v है, तो चारों पे लगने वाला बायन फोर्स कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। चारों पे लगने वाला बायन फोर्स कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, क्योंकि बायन फोर्स की वैल्यू क्या होती है, रो जी वी। क्या बात क्लियर है। तो बायन फोर्स वॉल्यूम पे डिपेंड करता है ना कि शेप पे। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे होता क्या है कि अगर मैं तुम्हें पूछने के साथ साथ कुछ तुम्हें आश्चर्यचकित करने वाले, हैरान करने वाली चीजें बताऊं, जैसे कि ये एक डिस्क है। अगर मैं कहूं कि मैंने एक मेटेलिक प्लेट को इस तरीके से उसका एरिया बढ़ा दिया है, इसको एक डिस्क बना दिया है, ठीक है, एक पतली डिस्क, और इसी को कन्वर्ट कर दिया है एक गोले में, तो इन दोनों में से किस पे बायन फोर्स ज्यादा लगेगा। ये सेम अमाउंट है, सेम वॉल्यूम है, तो देखने में ऐसा लग सकता है कि इस पे ज्यादा बायन फोर्स लगेगा, लेकिन क्योंकि वॉल्यूम इसका और इसका सेम है तो डेफिनेटली इस पे लगने वाला फोर्स बायन फोर्स एफ बी होगा, इस पे भी लगने वाला एफ बी टू बोल दूं तो एफ बी वन इक्वल टू एफ बी टू होगा। बायन फोर्स की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। सेकेंड, बायन फोर्स it does not vary if rho is same for fluid। अगर फ्लूइड की डेंसिटी सेम है तो ये डेप्थ के साथ में वेरी नहीं करता है। होता क्या है कि कोई फ्लूइड है इस तरीके से, तो जैसे जैसे अपन नीचे जाते हैं प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होती है, प्रेशर वैल्यू इंक्रीज होती है तो डेंसिटी भी कई फ्लूइड्स के अंदर क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैंने डेंसिटी को कांस्टेंट लिया है, आइडियल फ्लूइड की बात कर रहा हूं, तो बायन फोर्स, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है तो उस पर फोर्स लग रहा है एफ बी वन, यहां पे है तो एफ बी टू, तो मैं कहूंगा एफ बी वन इक्वल टू हो जाएगा एफ बी टू। बायन फोर्स की वैल्यू डेप्थ से चेंज नहीं होने वाली है, डेप्थ से चेंज नहीं होने वाली है। क्या बात क्लियर है क्या, ये ठीक है। चलिए, तो अभी तक हमने देखा है बायन फोर्स के बारे में। बायन फोर्स क्या होता है, फ्लूइड की सराउंडिंग की वजह से लगने वाला नेट इफेक्टिव फोर्स जो होता है इसे अपन बायन फोर्स बोलते हैं। इस बायन फोर्स की वैल्यू कितनी आती है, इस बायन फोर्स की वैल्यू आती है एफ बी इक्वल टू रो जी वी, जहां पर रो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है और वी वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट है। बायन फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन शेप, ये बातें हमने कर ली। बायन फोर्स सेम रहेगा अगर डेंसिटी सेम है। अब हम इसके बारे में कुछ लाइंस लिख देते हैं कि बायन फोर्स जो है बायन फोर्स जो है वो किसके बराबर होता है, अमाउंट ऑफ फोर्स
buoyancy force, amount of buoyancy force on an object is equal to the weight of fluid displaced by the object. ये वही तो बात होगी। अगर एक ऑब्जेक्ट है जो v वॉल्यूम है, उसका कितना वॉल्यूम है v, उसको अगर मैं डिप करता हूं तो ये कितना, देखो इसका वॉल्यूम खुद का v है, तो ये डेफिनेटली कितने फ्लूइड को वहां से डिस्प्लेस करेगा, v फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा, तो वॉल्यूम तो कितना हो गया v। ठीक है, फ्लूइड की डेंसिटी, अब जितना फ्लूइड डिस्प्लेस करा है उसी फ्लूइड का वेट चाहिए मेरे को, तो v इंटू रो ऑफ फ्लूइड, ये तो क्या हो गया m, और इसको g से मल्टीप्लाई कर दूं तो वेट जो हो जाएगा, वेट ऑफ फ्लूइड इक्वल टू आ जाएगा m इंटू जी। m की जगह क्या लिखूंगा v इंटू रो, और साथ में क्या आ जाएगा g, और ये v किसका है, ये ऑब्जेक्ट का है। क्या बात क्लियर है क्या? तो बायन्से फोर्स की डेफिनेशन इस तरीके से, ये अमाउंट ऑफ फोर्स है, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। ठीक है, आर्किमिडीज ने ये चीज बताई है कि भाई कितना फोर्स लगेगा, ये कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। इसके लिए उसने प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करे। एक्सपेरिमेंट्स के कुछ मेथड होते थे, एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे देता हूँ। एक्सपेरिमेंट किस तरीके से हुआ, ये मैंने एक कंटेनर लिया जिसमें यहाँ तक मैंने फ्लूइड भरा हुआ था। ठीक है, और यहाँ से मैंने बिल्कुल जहाँ से फ्लूइड भरा हुआ है उसके बिल्कुल टच में एक मैंने होल कर दिया जहाँ से पानी निकल सके या फ्लूइड निकल सके, और यहाँ पे एक कंटेनर लगा दिया, और यहाँ पर एक वेइंग मशीन लगा दी, यहाँ पे एक वेइंग मशीन लगा दी, और यहाँ पर एक पत्थर लटकाया, और यहाँ पर भी एक स्प्रिंग से वेइंग मशीन लगा रखी है मैंने। तो जैसे ही मैं इसको डिप करता हूं, अंदर डिप करता हूं, तो यहां से कुछ फ्लूइड निकल के इसके अंदर आ जाता है, और यहां पर जो वेट की रीडिंग होती है, वही रीडिंग यहां पर कम हो जाती है। यहां पर वही रीडिंग क्या होती है, कम हो जाती है। यहां पर रीडिंग कम हुई है, इसका मतलब इस पे एक फोर्स ऊपर की तरफ लगा है Fb, और कितना लगा है, इतना लगा है जितना फ्लूइड डिस्प्लेस किया है। तो यहां से Fv की वैल्यू पता चलती है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद में ये लो प्रूव होता है कि भाई वाटर डिस्प्लेस जितना भी करेंगे या फ्लूइड डिस्प्लेस जितना भी करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग उस पर फोर्स लगेगा, जिसे अपन बोलेंगे बायन्से फोर्स। बात क्लियर है? चलिए, तो बायन्से फोर्स के कंसेप्ट अपन ने समझ लिए क्या होता है। अब हम उसकी कैलकुलेशन समझते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट सीखेंगे। फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। मैं एक कंटेनर लेता हूं और इस कंटेनर में फ्लूइड भरता हूं, इसमें किसी ऑब्जेक्ट को रखता हूं, तो ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर जाके फ्लोट करने लग जाता है, तैरने लग जाता है। किसी ऑब्जेक्ट को रखता हूं तो ये फ्लोट करने की बजाय सिंक कर जाता है, और ये वाला क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। तो फ्लोट और सिंक, इसका क्या कंसेप्ट है, कौन फ्लोट कर रहा है, कौन सिंक कर रहा है, इसके बारे में अपन अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, चलिए, क्या होता है कि एक कंटेनर अगर मैं लूं और इस कंटेनर में मैंने इस तरीके से फ्लूइड भरा है, इस फ्लूइड के ऊपर जैसे ही मैं एक क्यूबिकल ब्लॉक या किसी भी शेप का ब्लॉक रखता हूं जिसकी डेंसिटी रो है, जिसकी डेंसिटी क्या है, रो है, तो डेफिनेटली इस पर ऊपर की तरफ जैसे ही इसको मैं फ्लूइड के अंदर इन करूंगा, ये धीरे धीरे अभी नीचे जा ही रहा है, लेकिन इस पे एक्ट करना स्टार्ट हो गया कौन, बायन्से फोर्स, और नीचे की तरफ इस पे एक्ट करना स्टार्ट हो गया कौन, mg। mg इस पे नीचे की तरफ लग रहा है और Fb इस पे ऊपर की तरफ लग रहा है। अगर मैं किसी भी समय पर एट एनी इंस्टेंट मैं कहूं कि इस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, इस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, तो मैं कह सकता हूं कि F नेट बायन्से लग रहा है और mg लग रहा है। अब मैं इस पे नेट फोर्स कैलकुलेट करने वाला हूं कि इसमें नेट फोर्स जो इसको नीचे की तरफ खींच रहा है वो कितना होगा, तो F नेट इक्वल टू हो जाएगा mg माइनस Fb। mg को लिखा जा सकता है रो, ये डेंसिटी ऑफ मटेरियल है, ऑब्जेक्ट है,
रो इंटू जी इंटू वी, ये तो हो गया एम जी, माइनस एफ बी क्या होता है, रो जी वी, लेकिन रो किसका है, ये फ्लूइड का है, ये मटेरियल का है, ये फ्लूइड का है, और इन दोनों को जब मैं एफ नेट कैलकुलेट करता हूं तो एफ नेट की वैल्यू आ जाती है, एफ नेट इक्वस टू हो जाएगा जी इंटू वी ब्रैकेट में रो एम माइनस रो एफ। इतना एफ नेट काम कर रहा है, ठीक है। इस इक्वेशन को समझते हुए इस इक्वेशन में क्या लिखा है ऐसा जो मुझे कुछ समझा सके, रो एम माइनस रो एफ, जब तक रो एम की वैल्यू ज्यादा है, इफ रो एम इज ग्रेटर देन रो एफ, डेंसिटी ऑफ मटेरियल या ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, तो क्या होगा, एफ नेट विल बी पॉजिटिव एंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। पॉजिटिव होगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसका मतलब कंटेनर पे इस पे फोर्स नीचे की तरफ लगता रहेगा और ये सिंक कर जाएगा। ये वाला केस किसका है, सिंकिंग का है, ये वाला केस किसका है, सिंकिंग का है, ठीक है। अब सेकंड केस लेते हैं। अच्छा देखो एफ नेट की डायरेक्शन किधर लिया मैंने, एफ नेट को एम जी माइनस एफ बी करा, इसका मतलब एफ नेट की डायरेक्शन नीचे की तरफ लिया, अगर पॉजिटिव होगा तो नीचे की तरफ होगा, नेगेटिव होगा तो ऊपर की तरफ होगा। अब मैं सेकंड केस लेता हूं इसी में, जब मैं कहूं इफ रो एम इक्वस टू, इफ रो एम इज इक्वस टू रो एफ, एम और एफ दोनों इक्वल है, तो उस केस में एफ नेट की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। एफ नेट की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो, और एफ नेट की वैल्यू जीरो हो गई तो डेफिनेटली ये वाला ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये वाला ऑब्जेक्ट कहीं पर भी स्टे कर सकता है, कैन स्टे एनीवेयर इन फ्लूइड। फ्लूइड में ये कहीं पर भी स्टे कर सकता है, इस पे कभी कोई फोर्स नहीं लगेगा, और ये सिर्फ तभी होता है जब फ्लूइड खुद ही हो। अपन ने एक बार एक एग्जांपल लिया था कि कंटेनर में अपन ने एक क्यूब को अज्यूम किया था जो सेम फ्लूइड का बना हुआ था, तो वो वाला फ्लूइड जो होता है वो उसी जगह पर स्टे कर सकता है क्योंकि डेंसिटी दोनों की क्या है, सेम है। थर्ड केस में लेता हूं, थर्ड केस में अगर लूं तो इफ रो एम इज लेस देन रो एफ, फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा है, इससे फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा होगी तो एफ नेट इज ऑलवेज नेगेटिव एंड अपवर्ड। अपवर्ड होगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, इवन आफ्टर एम जी, एफ नेट जो है वो ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो ये वाला ऊपर चला जाएगा। तो आपने कई बार देखा होगा कि किसी लकड़ी को आप चाहते हो कि आप डुबाओ, तो आप उसको फोर्स लगा रहे हो नीचे की तरफ, पहली बात तो एम जी तो नीचे लग ही रहा है, लेकिन आपने भी ऊपर से फोर्स लगा दिया और जैसे ही छोड़ोगे आप देखोगे कि वापस किधर आ रही है, ऊपर, क्योंकि लगने वाला नेट इफेक्टिव फोर्स किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ है। क्या बात क्लियर होगी क्या, ठीक है। तो ये होता है अपना बायन्से फोर्स। अब देखो बायन्से फोर्स में एक दो चीजें और देख लेते हैं। ये तीनों कैलकुलेशन अपन ने तब करी है जब V पूरा का पूरा क्या कर दिया, अपन ने डिप कर दिया है, पूरा का पूरा V मैंने क्या कर दिया है, डिप कर दिया है। जब V पूरा डिप हो जाता है उस कंडीशन में हमने इस फोर्स को समझा है। लेकिन अगर सोचो कि डेंसिटी ज्यादा होती है फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा होती है तो पूरा डिप करने के बाद में नेट फोर्स ऊपर की तरफ आता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा है और मैं पूरा वॉल्यूम डिप नहीं कर रहा हूं, धीरे धीरे इसको छोड़ रहा हूं, तो ये डेफिनेटली धीरे धीरे जैसे जैसे सिंक होगा तो यहां पे लगने वाले फोर्सेस क्या है, एम जी फोर्स है, वो किधर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ, और रो एफ इंटू जी इंटू वी ये किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ। सोचिए कि इसका वॉल्यूम अगर थोड़ा बहुत सिंक होता है, थोड़ा बहुत जैसे ही डूबता है, इतना इतना डूबा, सिर्फ इतना वॉल्यूम इसका यूज हुआ, इतने में ये वाला फोर्स किसके बराबर हो गया, ये वाला फोर्स बराबर हो गया एम जी के। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये डूबना स्टार्ट कर रहा है, जैसे ही ये, इसकी एक सिचुएशन बना देता हूं मैं, जैसे ही ये इतना डूबता है तो ये वाला जो V है ये कौन सा फोर्स है, बायन्सी फोर्स में यूज होने वाला है, एफ बी इक्वल हो जाएगा रो जी इंटू वी, और यहां पर रो किसका है, फ्लूइड का है, और उसी टाइम पर लगने वाला फोर्स एम जी कितना होगा, एम जी इक्वल हो जाएगा रो ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी इंटू वी। हमें पता है कि ये वाला वी डेस है, ये वाला सिर्फ आधा ही पार्ट है
और ये वाला v पूरा आएगा। लेकिन फ्लूइड, अब सोचिए कि इसकी डेंसिटी डबल है, इसकी डेंसिटी कितनी है, डबल है, तो ये डेफिनेटली इससे ट्वाइस हो गया, ट्वाइस हो गया, तो एफ बी बायन से फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी देन एम जी। तो जैसे ही ये आधा डूबेगा, इस पे लगने वाला बायन से फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के बराबर हो जाएगा। इसके बाद ये डूबना बंद कर देगा, ठीक है। तो फ्लोटिंग और सिंकिंग क्या होता है, अगर डेंसिटी ज्यादा ऑब्जेक्ट की तो वो सिंक कर जाएगा, क्योंकि एम जी का मतलब एम जी का वेट ज्यादा है, एम जी फोर्स ज्यादा है, बायन से फोर्स कम है, तो ऑल द टाइम नेगेटिव डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। अगर दोनों इक्वल हो गए तो ये इसी के अंदर कहीं पे भी स्टे कर सकता है। थर्ड केस है कि अगर फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा है देन ऑब्जेक्ट, तो लगने वाला फोर्स mg डाउनवर्ड है, बायन से फोर्स अपवर्ड है, बायन से फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी बिफोर कि ये इसमें पूरा डूब जाए, उससे पहले ही बायन से फोर्स mg को इक्वल कर देगा कहीं ना कहीं पे। देखिए जब ये पूरा डूब जाएगा तो किसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, बायन से की, लेकिन पूरा डूबेगा ही क्यों, बायन से फोर्स पहले ही किसी लेवल पे mg के बराबर हो जाएगा और ये बैलेंस की सिचुएशन में आ जाएगा, और उस कंडीशन को अपन बोलेंगे फ्लोटिंग कंडीशन। कल हम बात करेंगे कि बायन से फोर्स की वजह से किस किस तरह की सिचुएशन अपन को मिलने वाली है, इसे नोट करना है तो इसे नोट कर लीजिए। ये तीनों इक्वेशंस अपन ने अंडरस्टैंड करिए, सिर्फ इसका इक्वेशन